तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। 2026 में अगर आप सपना देख रहे हैं बैंक एग्जामिनेशन क्लियर करने का, तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैंक एग्जामिनेशन में क्वांट का रोल आप सभी को पता ही होगा। जो बच्चे बिगिनर्स है, अगर उनको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स में भी क्वांट का वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है और मेंस में भी क्वांट का वेटेज बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब अगर आप ये एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो आपके क्वांट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो बच्चे बिगिनर्स है उनके टाइम टेबल के बारे में, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी के बारे में, सोर्सेज के बारे में, एंड रिपीटर्स, जो बच्चे रिपीटर है उनकी क्या ऐसी गलतियां होती है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था लास्ट टाइम, और अब हमको क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में जो टारगेट जो एग्जामिनेशन रहेगी वो रहेगी एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 में होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए 2026 में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में देखने को मिल सकती है। इवन ये भी हो सकता है कि पिछले 5 साल में इतनी वैकेंसी ना आए जितना आप लोगों को इस साल देखने को मिल सकती है, ईयर वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो। दोस्तों देखो, अगर आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तैयारी स्टार्ट करते वक्त हम लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि एग्जामिनेशन को क्रैक कर दें, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करें। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही होती है ना। हम भटकते नहीं है, हम बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा नहीं करते, पीडीएफ नहीं खेलते हैं, तो डेफिनेटली सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी की जाए तो ये एग्जामिनेशन को क्रैक करने में मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का टाइम लगता है। 6 महीने पूरी शिद्दत से अगर आपने मेहनत कर ली तो बैंक एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है। और अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए ना तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रहती है। एक साल में आपको कई मौके मिलते हैं, बस उसमें से एक मौका हम लोगों को लेना होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बेटा, जो भी बच्चे रुद्र बैच के बारे में डिमांड कर रहे थे तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। रुद्र 2026 बैंकिंग अभी इनरोलमेंट स्टार्ट हुआ है। इसकी जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है 22 दिसंबर के बाद। तो जो भी बच्चे इस बैच में एनरोल करने के बारे में सोच रहे थे, डिमांड कर रहे थे, आपका रुद्र बैच आ चुका है और 0 to हीरो बैच रहने वाला है। आप इसमें एनरोल करके अपनी तैयारी एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे इस बैच का डिमांड क्यों कर रहे थे इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल हम आ जाते हैं वापस से अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिए बेटा, क्वांट को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। हम लोग पूरे सिलेबस की भी बात करेंगे और मैं इस सेशन को 0 लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको बैंक के बारे में, बैंकिंग क्वांट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो दोस्तों बैंक क्वांट की अगर बात की जाए तो 3 पार्ट्स में हम लोग इस सब्जेक्ट को ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट होता है आपका स्पीड मैथ, सेकंड पार्ट होता है अर्थमेटिक और तीसरा पार्ट होता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर मैं सबसे पहले पार्ट की बात करता हूं स्पीड मैथ्स की, तो विद इन मंथ, ठीक है, 1 महीना अगर आप शिद्दत से पढ़ते हो, पहला महीना शिद्दत से पढ़ते हो तो आपका स्पीड मैथ्स वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। स्पीड मैथ्स के अंदर हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज, मतलब आपको सीरीज दे दी जाती है, उसमें एक मिसिंग नंबर होता है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, एक कंप्लीट नंबर्स की सीरीज दे दी जाती है, उसमें एक रॉन्ग नंबर होता है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। एग्जामिनेशन में या तो आपको मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 सवाल देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन की अगर बात की जाए तो दोस्तों क्लरिकल एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन का वेटेज 10 से 15 मार्क्स का होता है, अगर मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर हम पीओ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पीओ में अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लोग थोड़ा सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन होता है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं, एंड थर्ड वन इज क्यूबिक इक्वेशन। आजकल क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, तो आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते वक्त पूरा 100% पढ़ा करो।
बहुत से बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया, बट साथ में आपको लीनियर इक्वेशन भी बनाते आना चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन भी बनाते आने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं। पीओ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो प्री एग्जामिनेशन में जो स्पीड मैथ्स के इन टॉपिक का वेटेज रहता है, ये हो जाता है सर 10 से 20 नंबर के बीच में, 10 to 20। मतलब पीओ एग्जामिनेशन में स्पीड मैथ्स का वेटेज 10 मार्क्स का होता है, तो वहीं पर अगर हम क्लरिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो 20 मार्क्स तक का वेटेज चला जाता है। और प्री एग्जामिनेशन में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, हम लोग सारे एग्जामिनेशन को एवरेज निकाल कर अगर बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन आपके रहते हैं प्री एग्जामिनेशन में। 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है। आरआरबी पीओ क्लर्क में 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन 20 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें स्पीड मैथ्स का अगर मैं बात करता हूं 10 सवाल भी होता है या 20 क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको बहुत कम टाइम में इसको कंप्लीट करना होता है, और ये हो जाता है। मतलब आप स्टार्टिंग के 1 मंथ अच्छे से मेहनत करते तो ये तीनों चैप्टर्स पर आप बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो। डेली आप लोगों को 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। मैं टाइम टेबल भी साथ में लेकर चल रहा हूं। देखो, पहला मंथ हम लोगों का इन 3 चैप्टर्स पर होना चाहिए, और मैं 1 महीना क्यों बोल रहा हूं, हालांकि ये चैप्टर्स को कंप्लीट करने में आपको हार्डली 7 से 8 दिन लगेंगे, 7 से 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बट पूरा 1 महीने का टाइम इसलिए लेना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि डिटेल में सिलेबस कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, जल्दबाजी मत करो। और जब तैयारी करते हैं ना, तो स्पीड के पीछे मत भागो। मैक्सिमम बच्चा जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, स्पीड, सर स्पीड नहीं बन रहा, स्पीड नहीं बन रहा। स्पीड 1 या 2 दिन में नहीं बनता। आप कंसिस्टेंट जब पढ़ते रहते हो ना, प्रैक्टिस करते रहते हो, स्पीड खुद ब खुद बनती है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है, स्पीड की तरफ नहीं भागना है, ठीक है। तो ये आपने डिटेल में कंप्लीट कर लिया। 1 मंथ का हम लोग टाइम ले लेते हैं। 1 महीने में आपने हर एक टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, हर एक पैटर्न के सवालों को देख लिया, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके नोट्स बना लिए, तो ये चैप्टर कभी भी आपको दिक्कत नहीं देंगे। अब जैसे ये 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, तो अब से आपको स्टार्ट करना है डेली 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन हो गए, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज हो गए। डेली 15 सवाल आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, और डेली प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट का हार्डली टाइम लगेगा। अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कई बार ऐसे सवाल भी हमारे सामने आएंगे जो हमसे नहीं बनेंगे, या जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो आपके नोट्स होते हैं ना, उन सवालों को उठाकर अपने नोट्स में ऐड करना स्टार्ट करो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके नोट्स इतने प्यारे हो जाएंगे ना, दुनिया की कोई भी किताब उससे कंपेयर नहीं की जा सकती। फिर आपके नोट्स में आपको हर एक चीजें मिल जाएगी। एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करने में वो बहुत मदद करने वाली है आपकी। क्लियर? तो 1 मंथ का टाइम लेते हैं, और ये तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डिटेल से पहले कंप्लीट करते हैं। बिगिनर्स जो नए बच्चे हैं, आप अगर ये चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद आप बैंक में कोई भी पेपर देखेंगे, चाहे वो एसबीआई पीओ का देखेंगे, एसबीआई क्लर्क का देखेंगे, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का देखेंगे, पेपर को देखकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये सवालों को तो मैं बना सकता हूं। ठीक है, तो 1 मंथ का टाइम इसको दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अर्थमेटिक के बारे में। इसका वेटेज मैं यहां पर लिख देता हूं, 10 से 20 नंबर तक चला जाता है, मतलब मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। ठीक है, अर्थमेटिक के दोस्तों अगर बात की जाए तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम 15 तक सवाल होते हैं। मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के होते हैं। डीआई की बात की जाए तो डीआई के मिनिमम 10 क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम आपके 15 सवाल होते हैं एग्जामिनेशन में। 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करना होते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइम को सेग्रीगेट करता हूँ ना, वैसे अभी आपको टाइम के बारे में नहीं सोचना है, अभी केवल पढ़ने के बारे में सोचो। टाइम अपने आप खुद ब खुद मैनेज होने लगता है जब हम लोग मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि आपका कल एग्जामिनेशन है, तो आज आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? स्पीड मैथ्स में अगर 10 सवाल आते हैं तो 3 से 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। अर्थमेटिक के अगर 10 क्वेश्चन होते हैं तो ये आपको 6 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। डीआई के अगर फॉर एग्जांपल 10 सवाल आते हैं तो वो आपको विद इन 5 मिनट कंप्लीट करना होगा। ये स्पीड आपकी चाहिए होती है। बट जैसा मैंने कहा, स्टार्टिंग में आप स्पीड के पीछे मत भागो, पहले आप कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं, स्पीड 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 खेलते रहते हो, स्पीड नहीं बनती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब ये बताओ कि बिना कॉन्सेप्ट के, बिना अप्रोच के आप स्पीड कैसे बना लोगे?
बात आ रही समझ में? तो स्पीड के पीछे नहीं भागना है। इवन आपने अगर तैयारी शुरू की तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो आपको स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। केवल जो क्लास में बताया जाता है, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो क्लास में जो बताया जा रहा है वो आप अच्छे से कंप्लीट करो। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो सेल्फ स्टडी में भी पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अर्थमेटिक के बारे में एंड डीआई के बारे में। ठीक है, अगर मैं प्री एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो अर्थमेटिक में आप लोगों के ये चैप्टर्स, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर रखे, पूरा आगे मैंने हर एक टॉपिक को लिखा है, मेंशन किया है, वो आपको दिख जाएगा अर्थमेटिक का सिलेबस क्या होता है। डीआई की अगर बात की जाए तो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर डीआई, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, ये आपके डीआई के सवाल देखने को मिलते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में। अब यहां पर जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना बेटा, ये टॉपिक आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब ये चैप्टर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना पहले अर्थमेटिक में, तो ये मान के चलो कि 60-70% आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब मैं बात करता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सब टॉपिक हो जाते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, फिक्शन, एलिगेशन। मैं अगर बात करता हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की, तो इसके ही सब टॉपिक हो जाते हैं, ट्रेन, बोट एंड स्टीम। और ये सारे चैप्टर्स से आप पीओ का एग्जामिनेशन दो या क्लर्क का एग्जामिनेशन दो, एक सवाल 100% देखने को मिलता है। मतलब आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 6 से 7 सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। कंप्लीट अर्थमेटिक सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहता है अर्थमेटिक का। ध्यान से सुनेंगे। परसेंटेज सबसे पहले कंप्लीट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 चैप्टर पर सबसे पहले हम लोगों को कमांड करनी होती है। अब इसके लिए अगर आपको 1 महीने का टाइम लगता है ना, दे दो। केवल 3 चैप्टर कंप्लीट करने में अगर आपको टाइम लग रहा है, मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम भी लगता है ना, तो 1 मंथ का टाइम दो, डिटेल में पढ़ो, एकदम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। और उसके बाद आप बोलेंगे सर इतने सारे चैप्टर्स को पढ़ने में फिर कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। एजेस चैप्टर आपका बन जाएगा अगर आपको रेशियो आता है। पार्टनरशिप आपका बनने लगेगा, केवल 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है अगर आपको रेशियो आता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में मिक्सचर, रिप्लेसमेंट और एलिगेशन, ये 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, यहां पर हम लोग इन चैप्टर की पेयरिंग बनाएंगे। एक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम की पेयरिंग करेंगे। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको अच्छे से कंप्लीट करने होते हैं। आपने 1 महीने का टाइम इसको ले लिया, 1 महीना स्पीड मैथ्स में दिया, 1 महीना स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में दिया, अगला 1 महीना आपके ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा देगा अगर आपके ये तीनों चैप्टर स्ट्रांग है तो। क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स बाकी है ना, ये परसेंटेज रेशियो पर बेस्ड ही होते हैं, बस वहां पर आपको लैंग्वेज पर थोड़ी कमांड करनी होती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि आपको परसेंटेज रेशियो अगर आता है तो परसेंटेज रेशियो बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बैंकिंग एग्जामिनेशन में मैक्सिमम बच्चे ना ये 2 चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। और आज की डेट में नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चंस बनने लगे हैं। प्री में तो कम होते हैं बट मेंस में बहुत ज्यादा सवाल बनने लगे हैं। मतलब ये चैप्टर्स भी हमको अपने सिलेबस में रखना पड़ेगा, इसको भी अच्छे से कंप्लीट करना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो मेंसुरेशन में 2D फिगर पर और 3D फिगर पर आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये बात हो गई अर्थमेटिक की जो आपको कंप्लीट करना होगा। 1 महीना आपने दे दिया स्पीड मैथ्स को, 1 महीना आपने दे दिया परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस को, और उसके बाद अगले 1 महीने में आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। 3 महीने का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही ये चीजें सारी कंप्लीट होती है ना, उसके बाद से हम लोगों को मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। एक दिन पीओ का लगाओ, एक दिन क्लर्क का लगाओ, फिर पीओ फिर क्लर्क, फिर पीओ फिर क्लर्क। और ये मॉक टेस्ट मैंडेटरी है। जैसा मैंने कहा ना, 6 मंथ में सिलेबस सिलेक्शन लिया जा सकता है, और अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो ये काम आपको 3 महीने बाद से स्टार्ट कर देना है। मतलब 3 महीने बाद आप स्टार्ट करो। और देखो जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कहां पर कौन से टॉपिक में अभी और मेहनत करने की जरूरत है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने जो नहीं पढ़ा है वो अगर आपसे नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने जो पढ़ा है उसका सवाल अगर मॉक टेस्ट में नहीं बन रहा है, मतलब उस चैप्टर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वापस जाना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। 3 महीने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो, और एग्जामिनेशन से पहले, आप जो भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, एग्जाम से पहले करीबन अगर आपने 50+ मॉक टेस्ट लगा दिए तो आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको क्लियर रहेगा कि कैसे मेरे को टाइम मैनेज करना है, कैसे मेरे को सवालों को बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना चाहिए।
अगर ये चीज आप सीख गए ना, और ये मॉक टेस्ट से ही सीखोगे, तो मजा आ जाएगा आपको एग्जाम देने में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो हमारा 3 मंथ का तो हो गया कंप्लीट एक टाइम टेबल। नेक्स्ट मंथ जो रहेगा, आप एक बार बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर डीआई, पाई चार्ट, ये 4 पैटर्न के डीआई को पढ़ लो। एक बार पढ़ो केवल, है ना, बहुत नहीं पढ़ना होता है। एक बार पढ़ोगे मतलब 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा डीआई को पढ़ने का, और ये हम लोग ले लेते हैं इसके लिए 5 दिन का टाइम। 5 डेज का टाइम लिया, आपने सारे पैटर्न्स को देख लिया, क्योंकि डीआई में डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, बट सवाल जो होते हैं सारे परसेंटेज, रेशियो और एवरेज बेस्ड ही होते हैं, अगर आपने डीआई को देखा होगा तो। और अगर नहीं देखा है तो आप देख लोगे बहुत ही जल्दी, एक बार जब सिलेबस पढ़ोगे तो। डीआई में बस डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बट अगर आप डीआई को बनाना चाहते हो तो उसके क्वेश्चंस को जब देखोगे तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। कैसलेट डीआई के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। बहुत से बच्चे अगर नए हैं, उनको कैसलेट के बारे में नहीं पता, तो सुनो बेटा ध्यान से। कैसलेट में क्या होता है, पैराग्राफ दिया जाता है, एक कंप्लीट पैराग्राफ। जैसे आप इंग्लिश में देखते हो ना पैसेज दिया जाता है, वैसे ही मैथ्स में एक पैराग्राफ दिया जाता है। पैराग्राफ में आपको डाटा दिया जाता है, उस डाटा को आपको फ्रेम करना होता है, और फ्रेमिंग कंप्लीट करने के बाद सवालों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कैसलेट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है आपकी पजल का, रीजनिंग में जो पजल होती है, इंग्लिश में जो पैराग्राफ होता है, दोनों को मिलाकर और मैथ्स का कैलकुलेशन का तड़का लगाकर कैसलेट बनाया जाता है। हालांकि कैसलेट अगर मैं क्लरिकल एग्जामिनेशन की बात करूं तो बहुत ईजी लेवल देता है, बट अगर हम पीयू लेवल की बात करें तो कैसलेट कई बार ऐसा भी होता है कि हमको उसको स्किप ही करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप जब सारा सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, कैसलेट को एग्जामिनेशन हो या मॉक टेस्ट हो सबसे लास्ट में रखना चाहिए। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई प्री में तो नहीं आते, बट मेंस में आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआई देखने को मिलते हैं। अब यहां पर अभी तक तो हमने बात करी थी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। अब दोस्तों प्री के साथ आपका मेंस का भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब आपने 3 महीने क्या किया है सर, कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए है, सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। मॉक टेस्ट में अपने अपनी गलतियां देखी, उस गलतियों को फिर से रिवाइज किया कि आगे वो गलतियां ना हो। कुछ सवाल आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट में जो लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, इसको मेरे नोट में ऐड कर देना चाहिए। आप अपने नोट्स में उसको ऐड करो। नोट्स भी कैसे बनाना है, जैसे आपने परसेंटेज का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ना परसेंटेज के बाद आपको 8 से 10 पेज ब्लैंक छोड़ देना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप कोई सवाल बनाओ परसेंटेज का और आपको लगे यार ये सवाल तो बहुत अच्छा है, ये मेरी नोटबुक में होना चाहिए, आप उसको नोट कर लिया करो। तो ऐसे जब आप 50 मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो हर एक चैप्टर से करीबन आपको 10 से 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से और मिल जाएंगे। जैसे 50 मॉक टेस्ट लगाया, आपके परसेंटेज के 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मिलेंगे। अब 50 में से 30 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, बट 20 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कुछ नए जरूर मिलेंगे जो आपको अपनी नोटबुक में ऐड करना है। और ऐसे ऐड ऑन करते हुए जाएंगे ना, तो आपका एक प्रॉपर नोट्स बनकर तैयार होता है 6 मंथ के अंदर। और यही नोट्स फाइनली जब आपका एग्जाम रहता है ना, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाते हो ना, तो यही नोट्स आपके 4 से 5 नंबर बढ़ा देते हैं। और ये नोट्स को ना बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, बट इस चीज को जिसने भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दिया नोट्स को, वो एग्जाम में 110% 4 से 5 नंबर और ज्यादा बढ़ाकर लाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो हमारा प्री वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्पीड के लिए कई बच्चे बोलते हैं सर हमको ऐसा कुछ बता दो कि हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ने लगे। मतलब आपने तो कह दिया कि स्पीड बनने में 3-4 महीने लगते हैं, बात हमने मान ली, बट अगर अभी हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं। क्या 50 तक स्क्वायर याद कर लो, सबसे पहला काम। अगर आप बैंक एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो ना, 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब और प्राइम नंबर टेबल। प्राइम नंबर में जो बात करूं टेबल की, तो 13, 17, 19, 23 और 29, ये 5 टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। ये 5 टेबल आपको पूरी टेबल नहीं याद करनी है कि भाई 1 से 20 तक टेबल याद कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ प्राइम नंबर है, इनकी टेबल आपको याद होनी चाहिए। और सभी बच्चों को 12 तक टेबल तो आती है, 12 तक टेबल आती है, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, बाकी मैंने जो कहा ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ते जाएगी। अब दोस्तों बात कर ले हम लोग मेंस एग्जाम की, तो यहां पर हम लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। 4 मंथ का टाइम ले लेते हैं हम लोग, बीच में सैटरडे संडे भी आता है, गैप भी लेते हैं, 4 महीने में क्लियर हो गया। अब बारी आती है सर मेंस की, तो मेंस के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। देखिए क्लर्क एग्जामिनेशन की बात करूं ना, तो प्री के टाइम जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो 50% तो क्लर्क का वैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। मेंस का अलग से आपको क्या पढ़ना पड़ता है सर, अलग से अगर मैं बात करूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा डाटा सफिशिएंसी, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। आपने अर्थमेटिक पढ़ा है तो ये वाला पार्ट कवर है ऑलरेडी,
बट सर ये टाइप के क्वेश्चन मेंस में देखने को मिलते हैं। 3 स्टेटमेंट बेस्ड डाटा सफिशिएंसी होता है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी होता है, तो इसका आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है। मैं अगर बात करूं नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज का ना मेंस का थोड़ा सवाल पूछने का पैटर्न चेंज होता है। बाकी आपने प्री के टाइम पर जो नंबर सीरीज पैटर्न पढ़े ना, पैटर्न तो वही होता है, बट क्या होता है जैसे आप प्री में पढ़ेंगे तो एक सीरीज होगा, अब मेंस में क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज बन जाती है, 2 सीरीज बन जाती है, 3 सीरीज बन जाती है, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड कर देते हैं, अलजेब्रा को मिक्स कर दिया जाता है, तो मिक्सचर करके नंबर सीरीज के सवाल पूछे जाते हैं। वही वाली बात हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां पर भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात की जाए बेटा, मेंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो थोड़ी डिटेल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल होते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। हालांकि ये वाला पार्ट आप प्री के टाइम पर ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना चैलेंज नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात की जाए तो डीआई बहुत बहुत ज्यादा वेटेज रखता है मेंस में, और डीआई में न्यू पैटर्न्स के डीआई देखने को मिलते हैं। जब आप सिलेबस कंप्लीट होगा ना और मेंस की मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको नए पैटर्न के जो भी डीआई एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे रडार ग्राफ हो गया, बबल ग्राफ हो गया, क्रिकेट बेस्ड डीआई आ जाता है, कोई भी मतलब प्रैक्टिकल जो चीजें चल रही होती है उस पर बेस्ड डीआई आपसे पूछ लिया जाता है मेंस एग्जामिनेशन में। बट अगर मैं बात करता हूं ना बेटा मेंस की, मैं क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीओ की बात कर रहा हूं। पीओ मेंस में आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को क्या आता है, ठीक है, आपको ये देखना है क्या मेरे को नहीं आता, बस उसको छोड़कर जो आता है वो बनाकर आ गए ना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मेंस में अगर मैं पीओ की अगर बात करता हूं ना, 10 सवाल भी आपने सही तरीके से बना दिए आउट ऑफ 35 तो भी आपकी नैया पार हो जाती है, ठीक है। बट हम लोग अभी से टारगेट लेकर नहीं चलेंगे। मैंने अभी तक आपको कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि आपको इतना टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि टारगेट बनाने पर है ना हम अपने ऊपर एक प्रेशर बना रहे होते हैं। अब मैं टारगेट का क्यों मना कर रहा हूं, इसके पीछे का रीजन भी समझो। कई बार है ना कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है पेपर जब इजी होता है, कई बार कट ऑफ है ना हमारे एग्जाम का बहुत डाउन चला जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट हो जाता है, टफ हो जाता है। अब आप ये मेंटेलिटी के साथ जाओगे कि 35 में से वो 30 क्वेश्चन करने, पेपर का लेवल टफ हो गया, तो वहां पर 20 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले लेता है। बट आप अगर ये सोच के जाओगे मेरे को 30 ही बनाना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहले टारगेट ये मत बनाओ। आप अगर सोचते हो कि सर अगर मैं मॉक टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं तो कैसे देखूं, आप परफॉर्मेंस देखेंगे आपके परसेंटाइल से, कितना परसेंटाइल आपका बन रहा है, बाकी बच्चे के कंपैरिजन में आपका स्कोर क्या बन रहा है, एंड सेकेंड चीज होती है वो रैंक होती है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को करनी होती है। अब बेटा सोर्स की मैं बात कर लूं तो सबसे पहले मैं बैच के बारे में बता देता हूं। अगर आप बैंकिंग वाला के साथ जुड़कर अपना सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे मैंने क्वांट की स्ट्रेटेजी आपको बताई है, वैसा ही आपका कंप्लीट सिलेबस क्वांट का होने वाला है रुद्र बैच में। अब इस बैच के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्यों बच्चा इस बैच की डिमांड करता है। इसलिए डिमांड करता है बेटा क्योंकि 2024 एंडिंग में जब हम लोग ये बैच को लेकर आए थे, ठीक है, और 2025 में जब पीओ के रिजल्ट्स आए थे ना, मैक्सिमम बच्चा इस बैच से सिलेक्शन लेकर निकला। पीओ की मैं बात कर रहा हूं, ऑफिसर लेवल के जो बच्चे हैं अभी जिनका इंटरव्यू होने वाला है, मैक्सिमम बच्चा इसी बैच से पढ़कर अपने एग्जामिनेशन को क्लियर किया था। और यहां पर आप लोगों को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया, वैसे ही आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ये बैच आप लोगों को पीडब्ल्यू के ऐप पर मिल जाएगा, आप ऐप पर भी देख सकते हो, वेब पर भी देख सकते हो। रुद्र बैच 2026 आपको सर्च करना है, बैच मिलेगा। बैच में एनरोल करने से पहले सारी चीजें, सारे डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। और आपको लगता है कि सर इस बैच से मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके कंसिस्टेंट होकर सिलेक्शन ले सकता हूं, डेफिनेटली आपको इस बैच में एनरोल कर लेना है। क्योंकि एक बार तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। सिलेबस इसलिए बैच में कंप्लीट करना होता है क्योंकि यहीं से हमको अप्रोच समझ में आती है सवालों को बनाने की। सवालों को बनाने के कई तरीके होते हैं। आप जो सिलेबस की बात कर रहे हो ना क्वांट की, ये आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है। बट सर 10th में जो पढ़ते हैं ना, वहां पढ़ने का तरीका अलग होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अलग होता है। आपने जो 10th में पढ़ा था, वहां पर क्या होता था सर, जितना लंबा सॉल्यूशन बना सकते हो उतना लंबा बनाओ। अब क्या होता है, जितना शॉर्ट में आप कर सकते हो उतना शॉर्ट में आपको कंप्लीट करना होता है। तो आप इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात करें बेटा, पीडब्ल्यू पर ही आप लोगों को सारे एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, टेस्ट पास भी है। आप पीडब्ल्यू को एक्सप्लोर करेंगे, आपका वहां से टेस्ट सीरीज मिल जाता है, टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चों की आदतें होती है किताबों से पढ़ने की, तो किताब के लिए बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये मेरी खुद की किताब है, ठीक है। आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से या फिर पीडब्ल्यू स्टोर से ये बुक परचेस कर सकते हैं। की टू योर कैरियर, KYC क्वांटिटिव एप्टीट्यूड,
ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन को टारगेट करती है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क। ठीक है, अच्छा इसमें ना जब परचेस अगर आप करते हो तो ये एडिशन जरूर देख लेना, 2025-26 का एडिशन आपका किताब का होना चाहिए। और इस किताब की खास बात क्या है, इसमें आप लोगों को ना सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, और साथ में 20 मॉक टेस्ट का एक्सेस भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा आप लोगों को। एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो भी सेग्रीगेट होके मिलेंगे। लाइक परसेंटेज के प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल आए थे किताब के अंदर मिल जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कैसे क्वेश्चन आए थे किताब के अंदर मिल जाएंगे। मतलब सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ साथ आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि इस एग्जामिनेशन में क्या लेवल रहता है किस चैप्टर का। ठीक है, तो किताबों से जो बच्चे प्रैक्टिस करने की एक हैबिट होती है ना कि सिर्फ पढ़ने के बाद हमको किताबों से ही प्रैक्टिस करना होता है, आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और यहां से आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब फाइनली यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं बेटा टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी पर भी बात कर लेते हैं। टॉपर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। देखो बैंक एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत सिंपल साधारण तरीका होता है, आपको ना इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हो तब नोट्स को फोकस करो ना, नोट्स बहुत प्यारे बनने चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद है ना आपके माइंड से चीजें स्किप होने लगेगी, बट अगर आपके पास नोट्स होंगे तो रिकॉल हो जाएगी वापस। ठीक है, एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया उसके बाद आपने प्रैक्टिस प्लस रिवीजन कर लेना है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो जो आपने पढ़ा है उसी का, साथ में क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा रिवीजन कर लो, और उसके बाद बस मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट को हम लोगों को लेना है एज एन एग्जामिनेशन, आप एग्जाम दे रहे हो। मॉक टेस्ट जो होंगे जैसे होता है ना कि सर अगर हम 10वीं पास करते तो एक बार एग्जाम दिया तो मे भी हो सकता है फेल हो जाते हैं, दूसरी बार देंगे तो सर अब नंबर पहली बार से अच्छे आएंगे, तीसरी बार देंगे तो और अच्छे आएंगे। तो आप उसी तरीके से जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट को एग्जामिनेशन जैसा देखोगे तो पहली बार एग्जाम दिया चलो हो गया फेल, दूसरी बार दिया समझ में आएगा क्या करना है, तीसरी बार दिया, ऐसे जब 50 बार एग्जाम दे चुके होंगे यार तो 51st टाइम जब आप डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाकर आपका एक्चुअल एग्जाम दे रहे होंगे ना आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। इसलिए मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपीटर्स की अगर दोस्तों बात की जाए, जो रिपीटर्स है बेटा, ठीक है आप लोग वेट कर रहे होंगे सर हमारा नंबर कब आएगा, तो सुनो मेरे भाई, सबसे पहले ना अपनी गलतियां ढूंढना स्टार्ट करो। देखो हर एक इंसान को अपनी गलती पता होती है। अब गलतियां क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है सर, सबसे पहली गलतियां तो बहुत सारा कंटेंट कलेक्ट करने में लगे रहते हैं हम लोग, ये पीडीएफ मिल जाए, यहां से पीडीएफ मिल जाए, यहां से हमको कुछ कंटेंट मिल जाए, और बाय एनी चांस इतना कंटेंट मिल जाता है ना फिर हम लोग सोचते हैं कि यार इतना सारा कंटेंट कब पढ़ूंगा, ये तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। हम खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। बहुत सारा कंटेंट इकट्ठे करने पीछे मत पड़ो। पहली बात पीडीएफ नहीं खेलना है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि सर हम लोग जब पहली बार तैयारी करते हैं ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ चैप्टर पर हम बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, कुछ चैप्टर हम लोग स्किप कर देते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। अब अगर आप फिर से तैयारी कर रहे हो मतलब आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट टाइम आपने जो चैप्टर छोड़ दिए थे अब उसको बनाना स्टार्ट करो। लास्ट टाइम आपने जो गलतियां की वो गलतियां आप नहीं होना चाहिए। अगर इन छोटी छोटी चीजों पर फोकस करोगे ना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को समझ में आता है ना, रिपीटर्स के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कई बार बच्चा ना एग्जामिनेशन को ही ब्लेम कर देता है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे कर सकता है इंसान। भाई दुनिया कर रही है ना, सिलेक्शन लेकर जा रही है ना, मतलब किया तो जा सकता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही गलती होती है, और पता है इंसान को अपनी गलती एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो टाइम मत लगाओ, शांति से आप 10 मिनट बैठो, सोचो आपने क्या गलतियां की है, बस वो गलतियां अगर आपने सुधार ली है ना तो 100% यहाँ पर आपका भी चांस बनता है। बहुत से रिपीटर ये गलती करते हैं, मॉक टेस्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते, मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए। अब जो गलती हो रही है वो गलती को देखना भी होगा, उसको सुधारना भी होगा। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो उस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप स्टार्टिंग में जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक मॉक टेस्ट लगाओगे 1 घंटे का टाइम लगेगा, बट उसका एनालिसिस करने में भी हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, एनालिसिस में आप लोगों को उसका 20 मिनट 30 मिनट भी नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे वो टाइम जो है वो रिड्यूस होते जाता है एनालिसिस का, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप सो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सब्जेक्ट को लेकर, प्लानिंग को लेकर,
मैंने सोर्स के बारे में बता दिया, कहाँ से कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं, आप बैच में एनरोल नहीं करना चाहते हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे टाइम एंड वर्क अगर पढ़ना है, टाइम एंड वर्क वन शॉट बैंकिंग वाला सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको कंप्लीट करो। ठीक है, बैच में ये फायदा हो जाता है कि सर चीजें सारी सिस्टमेटिक हो जाती है। आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, चैप्टर के बाद आपको डीपीपी मिल जाएंगे, लेवल वाइज डीपीपी मिल जाएंगे, आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो जाती है। तो ये सारा कुछ आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर, जो भी बच्चे बैच में एनरोल करना चाहते हैं बैच में एनरोल कर लेंगे। तो बैच में हम लोग मिलते हैं, तैयारी करते हैं। बाकी यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे यूट्यूब से पढ़ेंगे। रिपीटर्स बार बार बैच में एनरोल मत करना। अगर आपने एक बार अच्छे से बैच कंप्लीट कर लिया है तो फिर बैच में एनरोल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो एक बार अच्छे से बैच को कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। 6 महीने के बाद आपको दिखने लगेगा आप ये एग्जामिनेशन को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।